अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं, जो कि आज का पहला प्रश्न है कि ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक के लेखक हैं। ये ऑप्शन है आपके पास में कि ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक के लेखक हैं। ए ऑप्शन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर और डी ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं आपके स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद जो हैं वो आपके ज्ञान योग, कर्म योग पुस्तक के लेखक हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक के लेखक हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। कहाँ? कलकत्ता में की थी। ठीक है, तो और स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, किसकी? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और इन्होंने ही, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज। ठीक है, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अच्छा, जो स्वामी विवेकानंद जी जो थे इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और जो आपके देवेंद्र नाथ टैगोर जी हैं इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। किसका? तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का गठन। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? आपका देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे इन्होंने पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, राष्ट्रगान हमारा लिखा है, एक गोरा पुस्तक लिखी है और एक पोस्ट ऑफिस पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो जो मुखर्ती नेशनल पार्क है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसके बाद में तमिलनाडु में ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में आपका तडोवा टाइगर रिजर्व है। क्या है? तडोवा टाइगर रिजर्व है। तडोवा टाइगर रिजर्व है। और यहीं पर एक नवेगांव नेशनल पार्क है। क्या है? नवेगांव ठीक है। और जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। क्या है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर क्या है? गुरु घासीदास। क्या है? गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। और जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में आपका क्या है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। क्या है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। और कर्नाटक में क्या है? नागरहोल है। क्या है? नागरहोल। ठीक है, नागरहोल जो है वो भी कहाँ पर है? आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? मुखर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन है आपके पास में खजुराहो, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है भुवनेश्वर। तो आपका जो राजा रानी मंदिर है वो आपका भुवनेश्वर में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका कि भुवनेश्वर में राजा रानी मंदिर स्थित है। जो खजुराहो है, खजुराहो में आपका क्या है? खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव
कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। राजस्थान के अंदर कौन सा एक मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है आपका कहाँ पर? राजस्थान में, माउंट आबू पर। और उड़ीसा जो है, उड़ीसा के अंदर आपका सूर्य का कोणार्क मंदिर है, सूर्य का कोणार्क मंदिर। सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में है। और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा? राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार आयकर किस वायसराय के शासनकाल में लगाया गया? ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन है आपका लॉर्ड मेटकाफ, डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो भारत में जो पहली बार है आयकर जो है वो आपका लॉर्ड कैनिंग के समय लगाया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। क्या था? भारत का प्रथम वायसराय अगर आपसे पूछे तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी लॉर्ड कैनिंग ही था। अच्छा, लॉर्ड रिपन जो था इसने भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसकी? नियमित जनगणना की शुरुआत कब? 1881 ईस्वी में। ठीक है, और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त किया था। क्या किया था इसने? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था किसने? तो लॉर्ड रिपन था। अच्छा, जो लॉर्ड मेटकाफ था इसको हम किससे, लॉर्ड मेटकाफ जो था इसको कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। लॉर्ड मेटकाफ को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और जो लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे क्या हुआ था? तो एक तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द हुआ, बंगाल विभाजन रद्द। ठीक है, और इसके साथ में ही बंगाल विभाजन रद्द होने के साथ में इसके यहाँ क्या हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे आपका जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया। तृतीय दिल्ली दरबार हुआ। ठीक है, तृतीय दिल्ली दरबार हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा कि भारत में पहली बार आयकर किस वायसराय के शासनकाल में लगाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? ए ऑप्शन है द्वितीय, बी ऑप्शन है छठी, सी ऑप्शन है सातवीं, डी ऑप्शन है प्रथम। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर जो थी वो सातवीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। जो द्वितीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, किसके? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और जो छठी थी वो आगत निर्गत मॉडल पर थी। किस पर? आगत निर्गत मॉडल पर थी। ठीक है, और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी आपकी वो हैराल्ड डोमर मॉडल पर थी। किस पे? हैराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आपकी थी। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। छठा प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? ए ऑप्शन है जहांगीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है शाहजहां, डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो जहांगीर के दरबार में कौन कौन से दो प्रमुख चित्रकार रहते थे? एक तो रहते थे उस्ताद मंसूर, और दूसरा कौन था? अबुल हसन। कौन था? अबुल हसन। और जो जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण युग। जहांगीर के टाइम को क्या कहा जाता है? चित्रकला का
स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। और जो आपका प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत जो था वो किस मुगल सम्राट के दरबार में रहता था? तो वो अकबर के दरबार में रहता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर के दरबार में कौन रहता था? दशवंत रहता था। अकबर को क्या कहा जाता? अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका? साहित्य का स्वर्ण युग। ठीक है, साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और जो आपका शाहजहां था, शाहजहां को क्या कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? आपका शाहजहां को कहा जाता है। तो प्रसिद्ध चित्रकार जो दशवंत थे वो किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर के दरबार में रहते थे। आप लोग जो आंसर कर रहे हैं उन आंसर को आप ऐसे लिखिएगा कि छठे का बी है या छठे का ए है। तो क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ में उसके ऑप्शन आप लोग लिखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ए ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, बी ऑप्शन है 13वां शिलालेख, सी ऑप्शन है गुर्जरा अभिलेख, डी ऑप्शन है भाब्रू अभिलेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख जो है वो आपका जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था? तो रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका? कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। और जो गुर्जरा अभिलेख है इसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। किसके? अशोक के नाम का उल्लेख। ठीक है। अशोक के नाम का उल्लेख किस में मिलता है? तो गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। और जो भाब्रू अभिलेख था इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्या बताया? मगध का सम्राट कहा। ठीक है। तो मगध का सम्राट किस में बताया? भाब्रू अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, और चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचविंश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद, डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो जो पंचविंश है पहले तो आप देखते हैं कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का कौन सा है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितिकी, एक तो है कौशितिकी और एक है ऐतरेय। ऐतरेय। ठीक है। ये दो ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? आपके ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ है। कौन सा है? शतपथ है। और अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ है। तो बचा कौन सा? सामवेद। और सामवेद का कौन सा हो जाएगा? पंचविंश हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कि पंचविंश जो है वो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि छोटी माता एक विषाणु जनित रोग है, यह किस विषाणु के द्वारा फैलता है? ए ऑप्शन है बेरियोला वायरस, बी ऑप्शन है बेरीसेला वायरस, सी ऑप्शन है मोविरिली वायरस और डी ऑप्शन है विब्रियो कोलेरी। तो आपका जो बेरियोला वायरस है इसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है? चेचक। कौन सा? चेचक फैलता है या बड़ी माता। और जो बेरीसेला वायरस है इसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है? छोटी माता। ठीक है। और जो मोरविली वायरस जो है इससे कौन सा रोग फैलता है? खसरा। और जो विब्रियो कोलेरी है ये एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। और इसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो आपका हैजा। हैजा किससे फैलता है? विब्रियो कोलेरी से फैलता है। तो 9वें प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेरीसेला वायरस जो है वो छोटी माता के लिए कारक है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न कि लड़ो और उड़ो हार्मोन नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है इंसुलिन, सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन और डी ऑप्शन है एड्रेनालिन। ठीक है। तो जो एस्ट्रोजन है ये स्त्रियों में पाया जाता है। किसमें? स्त्रियों में। तो जो स्त्रियों के सहायक अंग प्रजनन अंग होते हैं उनका वृद्धि और विकास किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन के द्वारा होता है। और जो इंसुलिन होता है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पुरुषों में पाया जाता है। किसमें?
पुरुषों में पाया जाता है और यह इसका क्या कार्य है, यह भी जो पुरुष के सहायक प्रजनन अंग होते हैं उनका वृद्धि एवं विकास करता है। और जो एड्रिनल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है वो एड्रिनलिन हार्मोन को कहा जाता है। 11वां प्रश्न है हमारा कि विद्युत का सबसे सुचालक अधातु तत्व है। विद्युत का सबसे सुचालक अधातु तत्व है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है फ्लोरीन, डी ऑप्शन है सीजियम। सबसे पहले तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग आंसर करते रहिएगा। और जो हमारा टेलीग्राम, अगर इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो है टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो विद्युत, चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं कि विद्युत का सबसे सुचालक अधातु तत्व है। तो जो चांदी है, जो चांदी आपकी सबसे सुचालक धातु है, विद्युत की सबसे सुचालक, ये क्या है, धातु है। सुचालक धातु कौन सी है आपकी, तो चांदी है। और ग्रेफाइट जो है यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सुचालक अधातु है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा है, धातु और अधातु। ठीक है, फिर फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है। क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। और जो सीजियम है यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो जो 11वां प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ग्रेफाइट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को कहते हैं। ए ऑप्शन है मैरीकल्चर, बी ऑप्शन है वर्मीकल्चर, सी ऑप्शन है सिल्वीकल्चर, डी ऑप्शन है एपीकल्चर। तो जो आपका समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया जो है उसको कहा जाता है, ए ऑप्शन मैरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैरीकल्चर कहा जाता है। और जो वर्मीकल्चर है यह किससे संबंधित है, केंचुआ उत्पादन से। किससे संबंधित है, केंचुआ उत्पादन से संबंधित है। और जो सिल्वीकल्चर है वो आपके वनों के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से संबंधित है, संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। और जो एपीकल्चर है यह किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से। ठीक है, मधुमक्खी पालन से। शहद उत्पादन के लिए जो मधुमक्खी पाली जाती हैं वह किससे संबंधित है, एपीकल्चर से संबंधित है। तो 12वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। मैरीकल्चर जो है वो समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को कहते हैं। 13वां प्रश्न है आपका कि माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इक्वाडोर, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है अंटार्कटिका, डी ऑप्शन है हवाई। तो इक्वाडोर में कौन सी है, माउंट कोटोपैक्सी। कौन सी है, माउंट कोटोपैक्सी है। इटली के अंदर कौन सी है, किलाऊ है, किलाऊ ज्वालामुखी कौन सी है, किलाऊ है। और स्ट्राम्बेली है, स्ट्राम्बेली है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो माउंट एरेबस है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंटार्कटिका में पाई जाती है। और हवाई जो है, हवाई में कौन सी पाई जाती है, तो हवाई में आपका ये यहाँ पर इटली में गलत हो जाएगा। ठीक है, इटली में स्ट्राम्बेली पाई जाती है और हवाई जो है, हवाई में किलाऊ पाई जाती है। ठीक है, किलाऊ। 14वां प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। ए ऑप्शन है 943, बी ऑप्शन है 382, सी ऑप्शन है 1084, डी ऑप्शन है 912। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 382 जो है वो जनसंख्या घनत्व है। क्या है, जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, और जो 1084 है यह केरल का लिंगानुपात है। केरल का लिंगा अनुपात है जो कि भारत में सर्वाधिक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल का है। और जो 912 है वो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। किसका, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा के अंदर कौन सा है, तालचेर है। कोयला क्षेत्र कौन सा है उड़ीसा के अंदर, तालचेर है। छत्तीसगढ़ के अंदर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका कौन सा है, कोरबा है। और झारखंड के अंदर कौन सा है, झारखंड के अंदर झरिया है। कौन सा है,
झरिया है, झरिया के साथ में यहाँ पर बोकारो है। कौन सा है? बोकारो है। पश्चिम बंगाल के अंदर कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज है। कौन सा है? रानीगंज है। और यहाँ पर कौन सा है? बीरभूम है। कौन सा है? बीरभूम है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है। 16वां प्रश्न है कि राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है सोन नदी, बी ऑप्शन है बेतवा नदी, सी ऑप्शन है चंबल नदी, डी ऑप्शन है दामोदर नदी। तो सोन नदी के ऊपर आपका बाणसागर बांध है। कौन सा है? बाणसागर बांध। ठीक है। बाणसागर बांध कहाँ पर है? आपका सोन नदी के ऊपर है। और बेतवा नदी के ऊपर आपका राजघाट बांध है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी पर एक और बांध है माता टीला बांध। बेतवा नदी के ऊपर ही कौन सा है? माता टीला बांध है। ठीक है। चंबल नदी पर जवाहर सागर है, जवाहर सागर है। ठीक है। यहाँ पर कौन सा है? जवाहर सागर है। और राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप सागर है। और दामोदर नदी पर कौन सा बांध है? एक मेथेन बांध है। कौन सा है? मेथेन बांध कहाँ पर है? आपका दामोदर नदी के ऊपर स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि राजघाट बांध के ऊपर, वो राजघाट बांध बेतवा नदी के ऊपर स्थित है। 7वां क्वेश्चन है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करते रहें। और वीडियो को इतने लाइक कम क्यों हैं? जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लाइक तो करिएगा। 17वां प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ए ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, बी ऑप्शन है डूरड रेखा, सी ऑप्शन है 4 बीघा गलियारा और डी ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। तो बताइएगा मैकमोहन रेखा किसके मध्य में स्थित है, डूरड रेखा किसके मध्य में स्थित है और 4 बीघा गलियारा किसके मध्य में स्थित है? तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। 4 बीघा गलियारा किसके मध्य में है? बांग्लादेश के मध्य में है। किसके? बांग्लादेश के मध्य में है। और डूरड रेखा और मैकमोहन रेखा आप इन दोनों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 18वां कि भारत के पहले प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ए ऑप्शन है आपका सुकुमार सेन, बी ऑप्शन है बजाहत हबीबुल्ला, सी ऑप्शन है जीवी मावलंकर और डी ऑप्शन है राम सुभाग सिंह। तो जो सुकुमार सेन थे वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। बजाहत हलीउल्लाह जो थे प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। और जीवी मावलंकर जी जो थे वो कौन थे? प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। ठीक है, प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। और जो राम सुभाग सिंह जो थे वो प्रथम विपक्ष नेता थे। क्या थे? प्रथम विपक्ष नेता थे। ठीक है, प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभाग सिंह थे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो अधिक से अधिक पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और जो भी अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो समान नागरिक संहिता जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा में लागू है। गोवा जो है वो रेबीज मुक्त राज्य है। कैसा है? रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? आपका गोवा है। केरल जो है वो पूर्ण साक्षर राज्य है। कैसा है? पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका केरल है। और सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। इसके साथ में ये जैविक राज्य है। कैसा है? भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है या विश्व का पहला जैविक राज्य जो है वो सिक्किम है। और जो उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कैसा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हम लोग जो है वो जनसंख्या में बहुत आगे हैं। अगला प्रश्न है 20वां और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा या किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 143, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 127, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 129 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 124। तो जो अनुच्छेद 143 है
या राष्ट्रपति को परामर्श देता है? राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट क्या देता है? परामर्श देता है। ठीक है, तो यह किससे देता है? अनुच्छेद 143 के द्वारा। अनुच्छेद जो 127 है, इसमें क्या होता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे की जाती है? अनुच्छेद 127 से। और जो उच्चतम न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, वो अनुच्छेद 129 के तहत होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 124 है, इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अथवा गठन किससे होगा? अनुच्छेद 124 के तहत होगा। तो इस 20वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 129 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप सभी को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के लिए कुछ होमवर्क हैं आप लोगों के लिए। कुछ प्रश्न जो हैं वो होमवर्क में रखे हैं मैंने, कि कागज की नाव किसकी पुस्तक है? प्रश्न है कि कागज की नाव किसकी पुस्तक है? कागज की नाव। ठीक है, किसकी पुस्तक है? दूसरा है आपके लिए कि रेबीज का टीका किसने खोजा? रेबीज का टीका किसने खोजा? पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? ठीक है, और चेचक का टीका किसने खोजा? चेचक का टीका किसने खोजा? मोबाइल की खोज किसने की? मोबाइल की खोज किसने की? ठीक है, और केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? साथ में कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? चंपारण कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? खेड़ा कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? ये सारे प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने। कल मैंने जो प्रश्न आप लोगों को बताए थे वो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं किए हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। इससे आपका ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मजबूत हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।